ठीक, पिछले क्लास में किसका बात किए थे? परिरक्षण प्रभाव के बारे में। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? क्या होता है? बाह्यतम कोश का, है ना, बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश को हम और क्या बोलते हैं? हम संयोजकता कोश बोलते हैं, है ना। तो संयोजकता कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है ना। और जो आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। इस प्रक्रिया को, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया था ना। चलिए, उसके बाद कुछ और, उसके बाद और क्या देखे थे? जेड इफेक्टिव। क्या देखे थे? जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के, है ना, नाभिक का आकर्षण बल का जितना वो अनुभव करते हैं, या नाभिक में, है ना, नाभिक के आवेश का जितना अनुभव करते हैं संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ खास बात देखिएगा। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला लाइन देखिए, यहाँ पे क्या बोला? समान कोश के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होता है? सबसे पहले किस में, सबसे ज़्यादा किस में होगा परिरक्षण प्रभाव? ए सुपकोश में। किस में? ए सुपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए, है ना। ठीक, ए सुपकोश में क्या लगेगा? ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव लगेगा। ठीक है ना। फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, है ना। किसके कारण? भेदन क्षमता के कारण। ठीक है ना। अब यहाँ पे और दूसरा लाइन देखिए, क्या बोला? एक तत्व के भिन्न भिन्न आयनों के लिए जेड का मान यहाँ पे दिया है ना। ठीक, जेड इफेक्टिव का मान, है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? जेड इफेक्टिव, क्या लिखा है? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धनात्मक आवेश। क्या बोला है? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धनात्मक आवेश और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऋणात्मक आवेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि किसी तत्व का किसी परमाणु में क्या है? धनावेश है ना, तो उसका जो है जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारे पास समान तत्व का जो आयन है क्या क्या है? नाइट्रोजन है ना। क्या है? नाइट्रोजन, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन का धनायन है, नाइट्रोजन का ऋणायन और नाइट्रोजन उदासीन, है ना। तो सबसे ज़्यादा जेड का मान किस में होगा? किस में होगा? नाइट्रोजन के धनायन में, फिर न्यूट्रल में, फिर ऋणायन में सबसे कम। ठीक है ना। ये क्रम होगा इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। उसी प्रकार से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या होगा? जेड इफेक्टिव का मान देखिए, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जेड का मान क्या होगा? देखिए, जिसमें ज़्यादा आवेश होगा, धनावेश, उसका जेड का मान क्या होगा? जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें कम आवेश रहेगा, कम धनावेश रहेगा, उसका जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात कर रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसके परमाणु में क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। लिथियम प्लस है ना। लिथियम क्या हुआ? अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन का क्या है? माइनस है। क्या है? हाइड्रोजन माइनस है कि नहीं है? मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर लिथियम प्लस है। लिथियम के पास न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। एक धनावेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो 2 हुए कि नहीं हुए? उसी प्रकार से बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? घटा दिए हैं, +2 आवेश है। मतलब इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और बोरान में भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है ना। तो इस प्रकार का जो है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आता है, तो उसमें जो है हम इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि जिसमें ज़्यादा धनावेश रहेगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज कौन है? मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का धनावेश, है ना। फिर सोडियम धनायन, फिर फ्लोरीन ऋणायन, ऑक्सीजन 2-, फिर नाइट्रोजन 3-। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन के दिखा दूँ मैं। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? +2 किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? माइनस हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो बचे 10, है कि नहीं? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला बोल रहा है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक धनावेश आया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? उसी प्रकार से फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 होते हैं। एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
है ना, तो 9 और 1 10 हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है न्यूट्रल में, तो यहाँ पे -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है नहीं, है ना, तो 8 और 2 10 हुए कि नहीं हुए। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है कि नहीं होती है, तो -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और हैं इसके पास और आ गए हैं, है ना, ठीक है, तो 7 और 3 कितने हुए 10 हुए कि नहीं हुए। तो सबके सब स्पेसीज क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वाला है ना। इस प्रकार का हमको स्पेसीज मिलता है। तो जिसमें धनावेश होता है ना, जिसमें जितना धनावेश उतना उसका जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा, है ना, जिसमें जितना ऋणावेश होगा उसका जेड इफेक्टिव का मान उतना कम, ठीक है ना। तो सबसे कम जेड इफेक्टिव किसका होगा, नाइट्रोजन 3-, ठीक है ना, फिर ऑक्सीजन 2- में, फिर फ्लोरीन माइनस में, है ना, फिर सोडियम प्लस, फिर सोडियम मैग्नीशियम 2+, ठीक है। इस प्रकार से धनावेश पे डिपेंड करता है, जितना धनावेश उतना उस परमाणु का, उस आयन का जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ पे बोला धनात्मक आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धनात्मक आवेश बढ़ रहा है मतलब जेड का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये होता है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मान अगर कम है ना, इसका मान क्या हो रहा है, कम है, तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है, होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक। तो इस प्रकार से था, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए लिखोगे इसको, फटाफट लिखो, चलो फटाक से नोट कीजिए अब इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, आप परमाणु त्रिज्या बात करते हैं। चलो किसका बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या का बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए परमाणु त्रिज्या का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। अब परमाणु के बारे में क्या जानते हो, हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, क्या होता है, गोलाकार या स्फेरिकल होता है, सब जानते हो ना, ठीक है ना। किस प्रकार होता है, इस प्रकार से परमाणु होता है, गोला होता है कि नहीं होता है ना। ये परमाणु का केंद्र मतलब परमाणु का नाभिक होता है कि नहीं होता है ना। ये मान के चलिए क्या है, परमाणु का बाह्यतम कोश है, ये उसका नाभिक है। तो नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी ना, ऐसा हमको लगता है ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे लाइन को समझते हैं। चलिए क्या बोला, नाभिक से संयोजकता कोश, है ना, नाभिक से संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन, नाभिक से संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसे मापना जो है बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, है कि नहीं है, और उस सूक्ष्मतम भाग को नापना क्या होता है, बहुत कठिन होता है ना, ठीक। एकल परमाणु को जो है विलगित करना कठिन होता है। विलगित का मतलब होता है अलग होना, क्या होना, अलग, है ना, ठीक। तो हम जो है हमेशा जो परमाणु है, हम जानते हैं कि परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से रहते नहीं है ना, परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, है ना। मैंने अक्रिय गैस का बात किया था, नोबेल गैस को बोला था कि वो भी स्वतंत्र होता है ना, लेकिन नोबेल गैस के परमाणुओं के मध्य भी कुछ ना कुछ क्या लगता है, आकर्षण बल लगे रहता है ना, ठीक है। भले वो स्वतंत्र होते हैं, उसका अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन उनके दो परमाणु के मध्य भी क्या रहता है, कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है ना, ठीक। तो कोई भी परमाणु जो है एकल अवस्था में नहीं रहता है, एकल अवस्था में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल परमाणु एग्जिस्ट नहीं करता है, अस्तित्व नहीं होता है सिंगल परमाणु का, ठीक है ना। तो हम जो है इसी कारण से परमाणु की त्रिज्या को वहाँ पे मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, बहुत कठिन होता है, ठीक। तो हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम किसी अणु के रिस्पेक्ट में लेंगे, किस में लेंगे, किसी अणु के रिस्पेक्ट में लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक। परमाणु के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है ना, परमाणु के लिए जो है कोई निर्धारित सीमा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसके पास, परमाणु के पास, तो उसकी जो है परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। केवल अनंत पर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, इस प्रकार से ये बोल रहा है ना, ठीक। इसलिए परमाणु त्रिज्या की सर्वाधिक परिभाषा इस प्रकार से है, ठीक। तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को भले भूल जाइए, लेकिन हमको परिभाषा जब पूछेगा तो ये वाला परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। एकदम सिंपल परिभाषा है, कुछ नहीं है, सीधा इमेजिन करो अणु को। किसको, अणु को। अणु बोला मतलब अणु में क्या होगा, एक ही परमाणु होगा क्या, एक या एक से अधिक परमाणु होगा कि नहीं होगा, है ना। तो किसी अणु में मैं 2 परमाणु क्या करता हूँ, किसी अणु में मैं 2 परमाणु की कल्पना करता हूँ,
इस प्रकार से कर लिया मैंने। अब इस लाइन को समझिए, समपरमाणुक अणु में दो परमाणु के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाता है? परमाणुवीय त्रिज्या कहलाता है। अंतर नाभिकीय दूरी का आधा क्या कहलाता है? परमाणुवीय त्रिज्या कहलाता है। ठीक है ना। समझिए, ये दो परमाणु है, ये जो एक अणु है ना, ये क्या है? एक अणु है। इसमें दो परमाणु दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताइए तो। दिख रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, मैं नोट्स में जाता हूँ पहले, है ना। नोट्स में जाऊँ क्या? ठीक, यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, हमारे पास क्या बोला? दो परमाणु है। ठीक, कोई अणु का बात कर रहा है और उस अणु में हम दो परमाणु की कल्पना करते हैं। परमाणु के पास क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है ना। तो किसी अणु में दो परमाणु के अंतर नाभिकीय बीच की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ उसकी क्या है? बीच की दूरी है। क्या है? यहाँ से यहाँ उसकी क्या है? बीच की दूरी है। इसके बीच की दूरी को मैं क्या मानता हूँ? मान के चलिए 2r मानता हूँ। क्या मानता हूँ? 2r मानता हूँ। क्या मानता हूँ? 2r। ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी, चलो इसको 2r भी नहीं मानूंगा तब भी चलेगा, है ना। चलो ठीक, कुछ ना कुछ इसकी बीच की दूरी है। दो परमाणु के मध्य, दो परमाणु है ना, इनके नाभिकों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ है। ठीक है ना। अब क्या बोला? परमाणु त्रिज्या किसे बोलेंगे? तो दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। बीच की दूरी का आधा मतलब इतना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इतना होगा ना। दो परमाणु के बीच की दूरी का आधा होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक की दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी है और यहाँ से यहाँ उसका आधा है। क्या है? आधा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणुवीय त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? परमाणुवीय त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको किसको समझ में आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? फिर से समझिए इस चीज़ को, फिर से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, मैंने क्या बोला? देखो, ये दो परमाणु है। किसी अणु का हमने क्या किया? कल्पना किया। यहाँ पे किसी अणु का जो है डायग्राम बना लिया। इस अणु में मैंने दो परमाणुओं का कल्पना कर रहा हूँ, डायग्राम भी बना दिया हूँ। ठीक है ना। दोनों परमाणु में क्या है? नाभिक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी है ना। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ है। ये वाला लाइन है कि नहीं है? है ना। ठीक, अब इनके बीच की दूरी का क्या बोला? आधा बोला। क्या बोला? इनके बीच की दूरी क्या बोला? आधा बोला, है ना। तो ये आधा वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या बोला हमने? परमाणु त्रिज्या बोला। क्या बोला? क्या बोला? परमाणु त्रिज्या, या फिर इसको क्या बोलता है? एटॉमिक रेडियस। इस प्रकार से समझ में आ रहा है ना। डायग्राम बना लीजिए, एडिटिंग डालिए एटॉमिक रेडियस और डायग्राम बना लीजिए, है ना। डायग्राम बनाओगे या फिर बाद में बनाओगे डायग्राम? चलो, बाद में डायग्राम बनाओगे क्या? अभी बनाओगे? चलो ठीक, बन गया यार। देखते देखते बन जाता है, बोलते बोलते, है नहीं। एकदम लुल्ली है, ऐसा उठाओ, फोटो कॉपी करो, खत्म, बन गया, है कि नहीं। क्या आधा गोला देखोगे, फिर पूरा गोला को देखोगे, फिर लकीर को देखोगे, सब देखते हो क्या? नहीं देखते हो ना। एक बार नज़र आ गया, फोटो कॉपी करो, सीधा दिमाग कॉपी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर से वहाँ पे आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट में। हम जो अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं, समझ में आ रहा है? उधर आ रहा है समझ में? पीछे वाले महाप्राण बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, जय हो तुम्हारा। कल आ रहे? हाँ, अच्छा कल आया था ना। सॉरी, कल नहीं देखा, परसों नहीं आया था। और कल कौन एब्सेंट था? हाँ, 10वीं में। चलो ठीक है, और कुछ बातें हैं उसको और समझते हैं। चलिए, है ना। और अगला लाइन समझते हैं। चलिए, अगला लाइन क्या बोला? यह अंतर नाभिकीय दूरी मध्य बंध लंबाई भी कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला? यह अंतर नाभिकीय दूरी क्या कहलाता है? बंध लंबाई। क्या कहलाता है? बंध लंबाई, है ना। मतलब देखो, मैंने क्या बताया? दो परमाणु लिया था कि नहीं लिया था? दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी की हम क्या बोलते हैं? बंध लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध लंबाई। क्या बोलते हैं?
बंध लंबाई, मतलब बंध लंबाई का आधा हुआ कि नहीं हुआ? बंध लंबाई का आधा क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अंतरनाभिकीय दूरी बंध के प्रकार पर निर्भर करती है जिससे परमाणु जुड़े होते हैं, है ना। मतलब किस प्रकार का बंध है, बंध के मतलब किस प्रकार का बंध है, किस बंध का जो ओरिजिन है किस प्रकार से हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दो परमाणुओं के मध्य जो है बंध की लंबाई कितना होगा, और उसी से जो है निर्धारित होगा कि उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, है ना। हमारे पास बहुत सारे रासायनिक बंध होते हैं कि नहीं होते हैं? सहसंयोजक बंध भी होता है कि नहीं होता है? आयनिक बंध होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और कौन कौन से बंध होते हैं? वांडर वाल्स बंध होते हैं कि नहीं होते हैं? हाइड्रोजन बंध भी होते हैं कि नहीं होते हैं? मेटालिक बॉन्ड भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो सब बंध अलग है, सबका गुण अलग अलग है ना। तो कोई बंध जो है कमजोर है, कोई बंध जो है प्रबल है। तो जो प्रबल बंध है उसमें परमाणु जो है ज्यादा पास पास होंगे, है ना। तो परमाणु त्रिज्या वहां पे घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी ना। और जो दुर्बल बंध होते हैं उसमें परमाणु जो है थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो परमाणु त्रिज्या बढ़े रहेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, ठीक है। तो बताइए आप, यहाँ से एक सवाल है आपका, हमारे पास कौन कौन से बंध हैं? एटॉमिक आयनिक बंध, है ना, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्स बंध, है ना। ये चार बंध बनाया, है ना। तो कोई हमारे पास अणु है जिसमें मैंने चार बंध बताया ना, और चार प्रकार के अणु की कल्पना करता हूं मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है ना। कौन कौन से अणु? एक ऐसा अणु है जिसमें सहसंयोजक बंध है, दूसरा अणु जिसमें क्या है? आयनिक बंध है, तीसरा अणु जिसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, और चौथा अणु जिसमें क्या है? वांडर वाल बंध है। अब बताइए किस अणु में जो है परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी और किस अणु में परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किस अणु में परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी और किस अणु में परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जिस अणु में दुर्बल बंध होगा उसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा। क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा ना। अब कैसे समझाऊं इस चीज को? वांडर वाल बंध जानते हो ना। वांडर वाल बंध क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? एक कोई वास्तविक रूप से बंध नहीं होता है। क्या होता है? केवल दो परमाणु के मध्य क्या होता है? एक आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। उससे थोड़ा स्थायी होते हैं वो परमाणु, ठीक है ना। तो वहां पे परमाणु जो है बहुत पास पास नहीं है ना, एक दूसरे से धरते नहीं है, ठीक है ना। तो कमजोर बंध है। तो परमाणु जो है एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब दोनों परमाणुओं के नाभिक क्योंकि बीच की दूरी भी क्या है? दूर दूर है। तो उनके बीच उनका जो परमाणु त्रिज्या है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और सबसे ज्यादा सबसे कम परमाणु त्रिज्या किस में होगा? सहसंयोजक बंध में होगा। किस में होगा? सहसंयोजक बंध में सबसे कम परमाणु त्रिज्या होगा, ठीक है। आप समझते हैं इसी चीज को। चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? रासायनिक बंध के आधार पर परमाणु त्रिज्या जो है चार प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? चार प्रकार के। देखिए यहाँ पे चार प्रकार के परमाणु त्रिज्या होंगे, है ना। यदि किसी अणु में सहसंयोजक बंध है ना, तो उस अणु में हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या बोलेंगे। परमाणु की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या का बात करेंगे वहां पे, है ना। यदि किसी अणु में आयनिक बंध है, क्या है? आयनिक बंध है, तो हम वहां पे किसका बात करेंगे? आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे। और यदि किसी अणु में धात्विक बंध है तो हम उसमें क्या किसका बात करेंगे? धात्विक त्रिज्या का बात करेंगे। और किसी अणु में क्या है? वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहां पे किसका बात करेंगे हम? वांडर वाल त्रिज्या या वांडर वाल रेडिया का बात करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में? सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में सबसे पहले देखते हैं। चलिए, ठीक। यहाँ पे देखिए पहला लाइन क्या बोला? अच्छा, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग कोवलेंट रेडियस, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म बताया है, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, सहसंयोजक बंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा बनते हैं। पहले ही बता चुके हैं बंध निर्माण में, है ना।
कि सहसंयोजक बंध कब बनते हैं? परमाणु के अतिव्यापन से बनते हैं ना। इस स्थिति में अंतरनाभिकीय दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम होती है ना, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध जो है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल बंध होता है। और प्रबल बंध है तो दो परमाणु जो है आपस में बहुत पास पास रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत पास पास रहेंगे, एक दूसरे से बहुत चिपके हुए रहेंगे, उनको अलग करना बहुत कठिन है। इस स्थिति में उन दोनों परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्या होगी? बहुत ही कम होगी। ठीक, और उस स्थिति में उसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है ना। ठीक, दो समान परमाणु एकल सहसंयोजक बंध से बंधित हो तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। कौन सा त्रिज्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। समझ में आ रहा है? ये परिभाषा है सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है इसके बारे में। ठीक है ना। तो क्या बोला? सहसंयोजक त्रिज्या क्या बोला? यदि किसी अणु में सहसंयोजक बंध है ना, तो सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच की दूरी, यदि कोई अणु में क्या है? सहसंयोजक बंध है, तो वहां पे दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब बात कर लेते हैं आयनिक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में? आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है ना। ठीक है, आयनिक त्रिज्या देख लीजिए क्या होता है ना। तो आयनिक त्रिज्या का बात कब करेंगे? कब करेंगे? आयनिक बंध के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? किसके लिए बात करेंगे? आयनिक बंध के लिए, है ना। यदि किसी अणुओं में क्या है? आयनिक बंध है। क्या है? आयनिक बंध है, तो वहां पे हम परमाणु त्रिज्या को क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे वहां पे। ठीक है ना। ठीक, और हम जानते हैं कि कोई भी आयनिक बंध में क्या होता है? धनायन होता है और ऋणायन होता है। क्या होता है ना। किसी भी आयनिक कंपाउंड में, है ना, जहाँ पे आयनिक बंध है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। और वहाँ पे धनायन भी होता है और ऋणायन होता है ना। तो आयनिक कंपाउंड जो है धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है ना। ठीक, तो धनायन के लिए धनायनिक त्रिज्या बोलेंगे और ऋणायन के लिए क्या बोलेंगे? ऋणायनिक त्रिज्या, है ना। धनायन की त्रिज्या अलग होगी और ऋणायन की त्रिज्या अलग होगी। देखिए धनायनिक त्रिज्या क्या होती है। ठीक, यहाँ पे ये लाइन बोला कि जब एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है? धनायन बनाता है कि नहीं बनाता है? एग्जाम्पल के लिए क्या करता है? सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, क्या बनाता है? सोडियम धनायन बनाता है कि नहीं बनाता है ना। किसके निर्माण के समय? सोडियम क्लोराइड के निर्माण के समय होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और वही क्लोरीन क्या करता है? उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है, तो क्या बनाता है? उसी इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन है वो क्या करता है? ठीक, और जो क्लोरीन है उसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है और क्या बनाता है? क्लोरीन ऋणायन बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये वाला हो गया धनायन और ये वाला हो गया ऋणायन। तो इसकी त्रिज्या अलग अलग होगी, है ना। तो धनायन के केस में क्या होते हैं? धनायनिक त्रिज्या देखिए, धनायनिक त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से कम होती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या से कम होती है। परमाणु त्रिज्या बोला मतलब न्यूट्रल परमाणु का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? उदासीन परमाणु का बात कर रहा है। कारण क्या है? धनायनिक त्रिज्या कम क्यों होती है? क्या कारण है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? कमी आ जाती है। क्या जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या जाती है? कमी आती है ना। और प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है ना, जिससे प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ जाता है ना। प्रभावी नाभिक आवेश क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्या करता है? नाभिक इलेक्ट्रॉन को जितना बल से खींचता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी उदासीन परमाणु से तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो बाह्यतम कोश क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ना, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उनको खींचेगा। जब भी बाह्यतम कोश को अपनी ओर खींचेगा तो परमाणु क्या होगा? सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा ना, अंदर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसका त्रिज्या क्या होगा? कम होगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए बोला कि उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? धनायन की त्रिज्या में। ठीक है ना। इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक, तो क्या बोला?
आयनिक त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, जिससे प्रभावी नाभिक का आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आ जाती है तथा बाह्यतम कोश से सभी इलेक्ट्रॉन त्यागने के उपांत्य कोश बाह्यतम कोश हो जाता है ना। इस प्रकार आकार में क्या होती है, कमी आती है ना। जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को है ना, तो जो बचा हुआ कोश है वो बाह्यतम कोश हो जाता है ना। कोई बाह्यतम कोश है, वहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको वहाँ से निकाल दिए उस परमाणु से, तो वो वाला कोश अब बाह्यतम कोश नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। उसके अंदर वाला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसका बाह्यतम कोश हो जाएगा, है ना। इस तरह से उसका जो है परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। और उसी धनायन की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, धनायनिक त्रिज्या कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन निकला तो धनायन बना कि नहीं बना, बना ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है, ठीक है ना। बाह्यतम कोश को अपनी ओर क्या करता है, ज़्यादा खींचने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं बाह्यतम कोश जो है अंदर की ओर जाने लगता है, या फिर जो कोश बच जाता है वो बाह्यतम कोश हो जाता है, और जो बाह्यतम कोश था पहले वो बाह्यतम कोश नहीं रहता है। इस तरह से उसका जो है क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ पे समझिए इसी चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम में, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे कितने जो भी है इलेक्ट्रॉन है ना, अब कितने इलेक्ट्रॉन है उसका बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी परमाणु त्रिज्या कहाँ से कहाँ लेंगे, नाभिक से यहाँ तक लेंगे परमाणु त्रिज्या, है ना। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो इसके पास क्या जाएगा, एक धनावेश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब ये जो है बाह्यतम कोश नहीं कहलाएगा, ये वाला जो कोश है वो बाह्यतम कोश नहीं कहलाएगा, ये वाला कोश क्या कहलाएगा, बाह्यतम कोश कहलाएगा। तो परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो परमाणु त्रिज्या में कमी आई कि नहीं आई, आई ना, आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक। अब दूसरा केस और देख लीजिए। दूसरा केस मान के चलिए नाभिक है, ठीक है ना, ठीक। फिर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, और बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, धनावेश आया। क्या आया, धनावेश। धनावेश आया मतलब इसका प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जो है ज़्यादा जोर से क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा अपनी ओर नाभिक, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बाह्यतम कोश है वो क्या होगा, संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित होगा, है ना। तो ये जो है संकुचित होकर कुछ इस तरह से ये वाला जगह ले लेगा, है ना। कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा। अब परमाणु त्रिज्या, पहले परमाणु त्रिज्या कहाँ थी, यहाँ से यहाँ थी ना। संकुचित होने के बाद बाह्यतम कोश ये इतना हो गया, है ना, संकुचित हुआ ना। तो अब परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ हुआ, तो परमाणु त्रिज्या में कमी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो धनायन के परमाणु, जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम होती है ना। मतलब धनायन की त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, पक्का, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे धनायन का आकार है ना, देखो त्रिज्या का महत्व, केवल हम अभी त्रिज्या का ही बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात नहीं कर रहे हैं, त्रिज्या का बात कर रहे हैं, है ना। किसी परमाणु की त्रिज्या का बात कर रहे हैं, मतलब उसमें परमाणु का आकार भी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, परमाणु का आकार, है ना। देखो अब परमाणु त्रिज्या जो है क्या हो रही है, कम हुई ना। परमाणु त्रिज्या कम हुई तो यहाँ भी कम हुआ, यहाँ भी कम हुआ, चारों ओर कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। परमाणु त्रिज्या जो है परमाणु के चारों ओर क्या होती है, कम होती है ना। त्रिज्या का मतलब है, त्रिज्या का मतलब है पूरे परमाणु के परिधि का बात करें, है ना। पूरे परमाणु के परिधि के हर भाग से केंद्र बिंदु तक का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब नाभिक तक का बात करें, है ना। तो परमाणु त्रिज्या बात घट रही है या परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार ही घट रहा है ना। परमाणु का सीधा मतलब है कि परमाणु का आकार है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है, यदि परमाणु त्रिज्या घट रही है तो परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो त्रिज्या का मतलब सीधा कहाँ से है, परमाणु के आकार से, है ना, ठीक। तो परमाणु त्रिज्या बोले चाहे यहाँ पे परमाणु आकार बोले, क्या है, एक ही मतलब है ना। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या भी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ,
त्रिज्या भी लिख देता हूँ। क्या बोलता हूँ? त्रिज्या भी लिखता हूँ, है ना। तो धनायन बोला है, धनायन के रिस्पेक्ट में बात करें तो धनायन की त्रिज्या या धनायन का आकार, है ना। धनायन का आकार जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आवेश की मात्रा पर। किसका मात्रा पर? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा मतलब कौन से आवेश का बात कर रहा है? धनावेश का बात कर रहा है। और धनावेश मतलब बढ़ रहा है क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसका बात कर रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का बात कर रहा है ना। यदि किसी परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उस परमाणु, उस धनायन या उस धनायन का आकार क्या होगा? घट रहा है ना। आकार घट रहा है मतलब उसका त्रिज्या घट रही है। क्या घट रही है? आकार घट रहा है तो त्रिज्या, त्रिज्या घटी तो आकार घटा, त्रिज्या बढ़ी तो आकार भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक, तो ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। ठीक, अब इसी का एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या कितना आवेश है? +3 का आवेश है। मतलब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? ज़्यादा है। और यहाँ पे उदासीन परमाणु है, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? कम है। क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है ना। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश Fe+3 में, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद सबसे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश इसमें। तो यहाँ पे बोला कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो उसका धनायन क्या होगा? घटेगा। धनायन का आकार क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज़्यादा धनायन का आकार किसका होगा? इसका होगा कि नहीं होगा? इस परमाणु का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला लाइन आया कि नहीं आया? इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है मतलब इसका जो आकार है क्या है? कम है। क्या है? इसका आकार क्या है? इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश इससे थोड़ा कम है तो इसका आकार इससे ज़्यादा होगा। क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा। फिर इसका जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश और थोड़ा कम है ना, तो इसका आकार क्या होगा? इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जूम कर दूं मैं थोड़ा सा? चलो जूम करके बताते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, बार बार बताऊँ इस चीज़ को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई यहाँ पे क्या बोला? आवेश की मात्रा बोला, तो आवेश 3 है ना, यहाँ पे आवेश 2 है, यहाँ पे आवेश क्या है? 0 है। तो जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उतने ज़्यादा उसका धनायन का आकार क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो ये जो आर्डर है, ये जो क्रम है, वो किसका क्रम है? धनायन के आकार का क्रम है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कम आकार किसका होगा? Fe+3 का, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा Fe+2 का, फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा? Fe का, Fe उदासीन परमाणु का। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना। ठीक, फिर अगला देखो, अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे आवेश की मात्रा 4 है, धनावेश की मात्रा कितनी है? 4 है। यहाँ पे ऋणावेश की मात्रा, धनावेश की मात्रा 2 है। तो इसमें ज़्यादा आवेश मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा, तो आकार इसका क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? आकार इसका क्या होगा? घटेगा। और इसका आकार क्या रहेगा? इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये क्रम होता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ फिर से दिया है, मैग्नीशियम का +7 है आवेश। कितना आवेश है? आवेश की मात्रा 7 है, यहाँ पे आवेश की मात्रा 0 है। तो जाहिर सी बात है इसका आकार क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। और सबसे कम आकार किसका होगा? मैग्नीशियम +7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या है? धनावेश धनायन के आकार को प्रभावित करता है। कौन? प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। इस प्रकार से प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है धनायन के आकार को क्या करता है? प्रभावित करता है। कहाँ पे? आयनिक कंपाउंड में। कहाँ पे? आयनिक कंपाउंड के परमाणुओं में। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक, अब इसको क्या करोगे? नोट करोगे ना? ठीक है ना। हाँ चलो, किसी को कुछ डाउट है बताइए? कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है सब चीज़? 10वीं वाले, 11वीं वाले, मज़ा आया? मज़ा आया तो ठीक है, मज़ा आया तो अच्छी बात है। चलिए अब इसको क्या करोगे? ये देख रहे हो ना, इसमें क्या करना? ऊपर नीचे करना। और जो जो चीज़ पढ़ाया हूँ आज, कहाँ से पढ़ाना शुरू किया हूँ मैं? कहाँ से पढ़ाना शुरू किया हूँ? यहाँ से ना। इन सारे चीज़ को लिखना, यहीं तक तो पढ़ाया हूँ। कहाँ से पढ़ाया हूँ? यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया हूँ। अब इसको आप लोग